तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट का जो लेक्चर हम तो जो इस समय कवर कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट की क्यों नीड है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर होने वाला है। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इस पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें। तो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है वो नॉर्मली जो हमारे इंस्ट्रक्शन होता है उसको जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको सिक्वेंसली क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट के कोड में अगर मैं एक एग्जांपल से दिखाऊं, console.log स्टेप 1 मैंने मान लो स्टेप 1 लिखा, उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे मैंने स्टेप 2 कर दिया और यहाँ पे मैंने स्टेप 3 कर दिया। मैं सेव करता हूँ, अगर इसको मैं रन कराऊँ node index.js तो आपको दिखेगा कि पहले स्टेप 1 चला, स्टेप 2 चला एंड देन स्टेप 3 चला। मतलब पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी इस वाले लाइन पे जावा स्क्रिप्ट आता है। तो क्या करता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, सीक्वेंसली एग्जीक्यूट कर रहा है। एक तरीके से स्टेप 1 पहले फिनिश करेगा, फिर स्टेप 2 पे आएगा, फिर स्टेप 3 पे आएगा। पर हमारा जो ये इस केस में क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है और एक कोड जब खत्म हो जा रहा है तो दूसरे कोड पे आ रहा है। पर हमें रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में कुछ ऐसे कोड होंगे जिसको हर बार हमें बार बार यानी सेम कोड को एग्जीक्यूट नहीं होता है। कुछ ऐसे कोड होंगे जो सेम वो कोड बार बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि एक अगर यूज़र क्या है, लॉगिन है तो उसे क्या दिखाना है, हमें लॉगिन होता है तो उसे हम डैशबोर्ड दिखाओ, ठीक है, उसको डैशबोर्ड दिखाओ। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो क्या करोगे आप, लॉगिन पेज उसको क्या दिखाओगे, लॉगिन पेज दिखाओ, ठीक है। यही तो करते हैं कि अगर हमारा यूजर लॉगिन है तो उसको हम सिंपली क्या दिखा देते हैं, डैशबोर्ड दिखा देते हैं। और अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको हम लॉगिन पेज ही दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर लॉगिन नहीं है तो हमें ये वाला कोड क्या करना है, एग्जीक्यूट ही नहीं कराना है। पर क्या होता है कि बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कंप्यूटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और खुद जावा स्क्रिप्ट भी क्या है, सिंक्रोनस टाइप लैंग्वेज है, जो कि हमारे एक तरीके से एक कोड को पहले एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो ख़त्म, मतलब वो जब ख़त्म हो जाता है तभी वो दूसरे कोड पर एग्जीक्यूट करने जाता है। यानी पहले देखिए console.log ये वाला आपका फिनिश हुआ, उसके बाद ही इस कोड को वो एग्जीक्यूट कर रहा है। डायरेक्ट इस कोड को एग्जीक्यूट करने नहीं गया, आउटपुट में हमें डायरेक्ट स्टेप 2 नहीं मिला, पहले वो स्टेप 1 को क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था। पर यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हमें यूज़र लॉगिन है तब तो उसे डैशबोर्ड वाला कोड दिखाना है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसे हमें क्या दिखाना है, लॉगिन पेज पे ही दिखाना है। अगर लॉगिन हो गया तो हमें ये वाला कोड चलाना ही नहीं है, तो हमें सीधा उसको क्या करना है, डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करा देना है। अगर वो लॉगिन है तो उसे डैशबोर्ड दिखाना, नहीं है तो फिर उसे लॉगिन पेज, यानी एक टाइम पे हमें एक ही कोड रन कराना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में यहाँ हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें हमारा प्रोग्राम को डिसीजन लेना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें एक डिसीजन लेना पड़ रहा है हमारे प्रोग्राम को। तो अगर प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग बनाना है, ठीक है, अगर हमें प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग बनाना है तो वहाँ पर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो कंडीशनल स्टेटमेंट एक तरीके से किसी कंडीशन, यानी जो हमारा कोई कंडीशन है, किसी कंडीशन के ट्रू एंड फॉल्स होने के बेसिक्स जो हमारा बेसिस होता है, उसके ट्रू और फॉल्स होने के बेसिस पर प्रोग्राम के जो प्रोग्राम हमारा है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को डिसाइड करता है, ठीक है। बेसिकली हम इस लाइन को समझते हैं
कि जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है किसी कंडीशन के, अगर हमने कोई कंडीशन लगाया उसके ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बेसिस पर ही हमारा प्रोग्राम किस तरीके के फ्लो में चलेगा वो डिसाइड करता है। अगर ट्रू आया तो किस फ्लो में जाएगा, अगर फॉल्स आया तो किस फ्लो में जाएगा। यही बेसिक इसका मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है और हमें इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। आप देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपने ट्रैफिक लाइट के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, अगर सिग्नल, देखिए इसमें 3 तरह के कलर होते हैं। अगर सिग्नल हमारा ग्रीन होता है, ठीक है ग्रीन होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर सिग्नल ग्रीन है तो क्या होता है, गो, हमें जाना है। ठीक है, और अगर अगर सिग्नल क्या होता है, सिग्नल, अगर हमारा सिग्नल रेड है, रेड होता है तो क्या करते हैं हम, बेसिकली कहता है वो स्टॉप, इसका मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, और अगर हमारा सिग्नल क्या है, येलो होता है, येलो होता है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, स्लो डाउन, मतलब आप थोड़ा सा रेडी हो जाएं, स्लो डाउन, धीरे धीरे आप बढ़िए। तो यही तो मतलब होता है हमारे सिग्नल सिस्टम में, यानी जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, अगर सिग्नल ग्रीन होता है तभी आप गो करने के लिए जाओगे। तो ये कैसे पता चलेगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है। अगर सिग्नल हमारा ग्रीन हो गया तो हम क्या करते हैं, गो के लिए फॉरवर्ड हो जाते हैं, और अगर सिग्नल हमारा रेड हुआ तो स्टॉप हो जाइए, अगर सिग्नल हमारा येलो हुआ तो स्लो डाउन हो जाइए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट इस चीज़ को हैंडल करेगा। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो ये गो की तरफ जाएगा, फॉल्स होता है तो स्टॉप की तरफ जाएगा, ऐसे करके कंडीशन लगे होंगे। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कब कौन सा कोड कब चलेगा, उसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा वो डिसाइड करता है ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये एक रियल वर्ड प्रॉब्लम है और रियल वर्ड एग्जाम्पल भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा सा अगर प्रोग्राम से समझें। देखिए इफ इस कंडीशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। ठीक है, मैंने एक इफ कंडीशन लगाया, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल सिग्नल इक्वल्स टू रेड। मैंने एक नॉर्मल सा इसी प्रोग्राम को हम बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन हमने पास किया। बेसिकली इसको समझने से पहले हम इफ को ही समझ लेते हैं, इफ होता क्या है। ठीक है, देखिए इफ कंडीशन को कैसे हम बनाते हैं, सिंपली इफ कंडीशन को हम बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इफ कंडीशन कैसे काम करता है। देखिए हमारा जो इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन ऐसे बनता है, इसका सिंटेक्स अगर इस तरीके से देखें तो इफ कंडीशन होगा, इसके अंदर कोई कंडीशन होगी और फिर यहाँ पे हमारा कोई कोड होगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेगा। ये किस कंडीशन में, जब कंडीशन हमारा क्या होगा, ये एक इफ कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, इफ केस में तो इस तरीके से हम इफ का कोड लिखते हैं। ठीक है, ये एक सिंटेक्स है इफ को लिखने का। तो जैसे मेरे पास मैंने एक लेट एक वेरिएबल बनाया, ये आप सिंटेक्स को लिख सकते हैं, सिंटैक्स। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं और एक वेरिएबल हम लेते हैं, लेट एज इक्वल्स टू 20। मैंने एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ एज मैंने नॉर्मल सा एज लिखा और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिख दिया सिंपली एज। तो अगर मैं इसको करूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो आपका एज वाला कोड चल जाएगा, क्योंकि एज एक क्या है, ट्रू वैल्यू है। एज एक ट्रू वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो क्या चलेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपका नहीं चलेगा क्योंकि ये कोड चला ही नहीं, ये कोड के अंदर नहीं गया और इसके नीचे देखा कुछ नहीं है तो वो आपको आउटपुट में कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, पर ये कोड नहीं चला क्योंकि ये तभी चलता है इफ ब्लॉक कि जब हमारा कंडीशंस क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो इस केस में ये ट्रू नहीं था इसलिए नहीं चला। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बनाते हो, इफ स्टेटमेंट को बनाते हो। ओके, अब मुझे एल्स, इसके साथ साथ मैं आपको एफ और एल्स एक साथ भी मिक्स करा सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक चीज़ देखिए, ट्रू करने पे भी आपका कोड क्या चल जाएगा, कोड नोड इंडेक्स डॉट जेएस।
तो आपको ट्रू करने में भी ये कोड चल जा रहा है, तो ट्रू के केस में ही चलेगा। और अगर ये ट्रू ना हो, ये कंडीशन ना ब्लॉक, ये जो हमारा ब्लॉक है अगर ये एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हैं, इसके साथ साथ मैं एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी लगा सकता हूँ। मतलब कि अगर ये कोड ना चले तो क्या चलना चाहिए, उसके लिए आता है आपका इफ ब्लॉक, ठीक है, सॉरी एल्स ब्लॉक आता है। तो आपको याद रखना है एल्स ब्लॉक कैसे काम करता है, ठीक है, समझते हैं। चलिए, एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, जब इफ की कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी तब कौन सा हमें कोड रन कराना है, उस कोड को हम एल्स ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे मुझे क्या था, ये सिंपल सा मैं इसको कमेंट करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास लेट एज इक्वल्स टू 20 है, ठीक है, और मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मतलब अगर एज आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो आप एडल्ट हो, नहीं तो आप क्या हो, एडल्ट नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, इफ मैं क्या कर रहा हूँ, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 18 है तो इस केस में हमें कंसोल डॉट लॉग एडल्ट लिख देना है, ठीक है। अगर मैं इसे रन कराऊँ तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपको दिख जाएगा एडल्ट, ठीक है। पर अगर ये एज नहीं है, एज क्या है 20 से कम है, तो मैं 10 लिखता हूँ। अगर ये 18 से कम है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको कोई कोड नहीं दिख रहा है। तो यहीं पे आता है एल्स का रोल। एल्स क्या करता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट कराऊंगा। मतलब वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ ब्लॉक का कोड चलेगा ही नहीं, मतलब इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कंडीशंस क्या हो गई होगी, फॉल्स हो गई होगी, तब एल्स कंडीशन चलता है, ठीक है। तो एल्स में आप ऐसे लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग नॉट एडल्ट, ठीक है, नॉट एडल्ट। तो मैं इसको अगर रन कराऊँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब आपका नॉट एडल्ट वाला कोड चलेगा। तो इफ और एल्स इस तरीके से आप एक साथ काम करते हैं। इफ अगर कोड चल गया तो एल्स का ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर एफ का कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो सीधा सीधा एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक साथ दोनों कोड नहीं चल सकते, या तो इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चलेगा तो इफ नहीं चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप एफ एल्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, बिहाइंड द सीन आपने देखा होगा कि कैसे काम करता है। बेसिकली बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रहा है, पहले लेट एज की वैल्यू 10 ली, ये पहले चेक करता है कि एज की वैल्यू क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो उसको दिखता है भाई नहीं, वो तो लेस देन है 18 से। तो उस केस में ये प्रोग्राम क्या करता है, इस कोड को रन ही नहीं करता, इंटरनली वो इस कोड को रन नहीं करता, तो वापस वो इस वाले ब्लॉक में आ जाता है और इस वाले कोड को क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देता है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा एलसिफ ब्लॉक। इसके साथ हमें आता है एलसिफ ब्लॉक। ये एलसिफ ब्लॉक क्या होता है इसको समझते हैं जरा। देखिए, एलसिफ ब्लॉक क्या है, जब हमें कोई मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, यानी जहाँ पर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसिफ का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक इफ कोई कंडीशन है, कंडीशन 1, देखिए कंडीशन 1, तो उसका कोड मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, कोड होगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन 1 वाला कोड होगा। अगर इसके बाद मुझे और कंडीशन लगाने तो एलसिफ यूज हम करते हैं कंडीशन 2 के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं और भी कंडीशन एलसिफ का लगा सकता हूँ, ठीक है, एलसिफ, और उसके बाद मैं कंडीशन यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ, अलग कंडीशन, कंडीशन 3, एंड देन यहाँ पे भी कोड होगा। और लास्ट में आपका जब ये सब नहीं चलेगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये ऐसे कुछ होता है। तो एलसिफ के इस तरीके से चलते हैं, इफ एलसिफ देन एल्स, ये इस तरीके से एलसिफ काम करते हैं। जहाँ पर हमें क्या करना होता है, जहाँ पर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है, ठीक है, चेक करना होता है। तो जहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एलसिफ ब्लॉक। तो यहाँ पे इफ कंडीशन अगर ये ट्रू हो गया तो सीधा सीधा ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर इसके बाद ये फॉल्स हुआ तो इस वाले कोड में आएगा, तो इस वाले, अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आएगा, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो डिफॉल्ट एल्स वाला कोड चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा एलसिफ ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं, ठीक है। हमने एक प्रोग्राम बनाया था जब हम यूज कर रहे थे टर्नरी ऑपरेटर का, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि मल्टीपल कंडीशन के साथ हमने
जो कैलकुलेट किया था कि मार्क्स के अकॉर्डिंग हम ग्रेड कैलकुलेट कर रहे थे, उस वाले कोड में हमने देखा था कि थोड़ा सा रीडेबिलिटी फॉर वो जो था वो बहुत ही रिड्यूस हो गई थी, हमें अच्छे से समझ में आया था, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम इस कोड से उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे लेट हमने मार्क्स ले लिया, कितना ले लिया हमने 85, कुछ भी आप ले लो। उसके बाद मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ मार्क्स, अगर मार्क्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, तो उस केस में हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, हमें क्या कर देना है, मार्क्स अगर ग्रेटर देन हुआ तो कंसोल डॉट लॉग में हमें उसका ग्रेड बताना है। तो ग्रेड में ए प्लस करने वाला हूँ, ठीक है, अगर उसका मार्क्स इतना हो गया। अब मुझे दूसरी कंडीशन भी लगानी है, तो मैं एलसीफ का यूज कर सकता हूँ, यानी मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीफ का यूज कर सकते हैं। तो मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हुआ, 80 के, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करने वाले हैं, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा ए है यानी ग्रेड को हम क्या कर देंगे, ए प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो एलसिफ ब्लॉक मैंने यूज किया, देन अलग कंडीशन में लगानी है, मल्टीपल कंडीशन है, मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ, 70, तो उसे मुझे क्या करना है, बी ग्रेड देना है। तो यार कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं ग्रेड दे दूंगा बी। उसके बाद मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, एलसिफ अगर उसका मार्क्स क्या हुआ, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हुआ, तो उस केस में उसको मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग सी ग्रेड आपको देने वाले हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो एल्स में मैं क्या कर दूंगा, फेल कर दूंगा। बेसिकली 60 नंबर में फेल नहीं होता, तो कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे फेल लिख देता हूँ, ठीक है, फेल। ये बेसिकली प्रोग्राम है जो हमने पिछले लेक्चर में किससे किया था, जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि टर्नरी ऑपरेटर के बेस पे हमने क्या किया था, मार्क्स के बेस पे हमने ग्रेड को कैलकुलेट किया था। पर इस केस में हमने क्या किया, इफ एल्स का यूज करके इसको कैलकुलेट किया है। बेसिकली ये दिखने में फॉर्मेट में अच्छा है। देखिए, जब आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वहाँ पे आप केवल छोटे कंडीशन अगर लगाने हैं, एक सिंपल लाइन का कंडीशन है, तो वहाँ पर आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जब अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तो वहाँ पे एलसिफ बेटर वे होता है, ठीक है। तो इस कोड को जरा हम रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस आया ए ग्रेड। सबसे पहले आपको कैसे आएगा, पहले इसने देखा 85, पहले इस ब्लॉक को चेक किया, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, तो देखा नहीं भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, नहीं तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी इफ का ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट हुआ। फिर वो दूसरा कंडीशन चेक करता है, चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, तो यहाँ पे तो 85 ग्रेटर देन है किससे, 80 है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। और जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, नीचे के सारे कोड एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं। अगर उसको ट्रू मिल गया तो एलसीएफ जितने भी लगे हैं वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को कर दूं बेसिकली 40, ठीक है, तो अब देखना क्या आएगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको फेल दिखाएगा। पहले ये चेक करेगा क्या ये ग्रेटर देन 90 है, बिल्कुल नहीं है, तो ये इस कोड को तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद फिर चेक करेगा क्या 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है, यहाँ पे भी ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो ये फिर आगे चेक करने लगेगा। आगे फिर चेक करेगा क्या ग्रेटर देन 70 है, 40 ग्रेटर देन 70 नहीं है, तो फिर क्या करेगा, इस कंडीशन में क्या हुआ, फॉल्स हुआ, फिर आगे जाके चेक करेगा क्या इफ 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है, तो ये भी नहीं है, तो इस वाले कंडीशन को भी वो फॉल्स हो गया। तो डिफॉल्ट जो एल्स में था वो सारा केस क्या हुआ, इस वाले ब्लॉक को क्या कर दिया, कोड एग्जीक्यूट हो गया और हमें फेल रिजल्ट में दिख गया। इस तरीके से हमारा एल्स ब्लॉक काम करता है। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल था जो आप इसका यूज करके आप बना सकते हैं एक ग्रेड कैलकुलेटर, ठीक है। ये हमारा एलसीफ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। आपने इंटरनली देख लिया कैसे काम करता है ये, ठीक है। पहले आपका इफ ब्लॉक चल रहा है, फिर एल्सिफ चल रहा है, फिर उसके बाद आपका कौन सा चल रहा है, एल्स ब्लॉक चल रहा है सबसे लास्ट में, ठीक है। देखिए, हमने देखा था कि पिछले ऑपरेटर्स कुछ पढ़े थे, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी हमारा इफ और एल्स कंडीशन चलता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ देखूं, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ इफ एल्स साथ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है,
कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको जरा हम देखने वाले हैं। देखिए हमने क्या क्या कौन कौन से आप कंडीशनल आर्टिकल सॉरी जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर था कौन कौन से हमने पढ़े थे। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट डबल इक्वल्स टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़े थे। इनके साथ भी इफ कंडीशन यूज हो सकती है। आप यहाँ देखो तो ये एक क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर ही तो है। तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी क्या कर सकते हैं, अपने कंडीशंस को यूज कर सकते हैं, यानी अपने इफ कंडीशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर मुझे चेक करना है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ऐसे कुछ भी अगर कोई कंडीशन में चेक करनी तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लेस देन को भी चेक कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लेस देन को भी चेक कर सकते हैं। लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे सारे कंडीशन क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। इफ़ मैं ऐसे कर सकता हूँ एज इक्वल टू 19 और उसके बाद मैं इस तरीके से कोड को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो ये सारे कंडीशन के साथ मतलब आप कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने इस इफ एल्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कैसे काम करता है इफ एल्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ ठीक है, ये कैसे काम करता है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कौन कौन से, एंड पढ़ा था, और हमने पढ़ा था, नॉट हमने पढ़ा था। ये 3 ऑपरेटर पढ़े थे। इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं किसके साथ, इफ एल्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे एक लेट हमने क्या किया था, जैसे एक एग्जांपल लिया था एज इक्वल्स टू 25 एंड उसके बाद मैंने क्या था लेट वो हैज़ लाइसेंस भी होनी चाहिए, लाइसेंस, और उसके बाद उसका लाइसेंस अगर ट्रू है तो ये दोनों कंडीशन अगर मुझे एक साथ देखना है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो, तो हम वहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होना चाहिए और उसके साथ साथ मैंने क्या कहा, एंड ऑपरेटर हैज़ लाइसेंस। तो इस केस में आपको क्या कर देना है, console.log एलिजिबल हो आप कार ड्राइवर के लिए। ठीक है, कार ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप कार ड्राइव नहीं कर सकते हो, एल्स वाला कोड आप चला सकते हो। ठीक है, console.log आप कर सकते हो आप नॉट कार ड्राइव, आप कार ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक कोड इफ एल्स को आप एक किसके साथ यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, एंड जो दोनों कंडीशन को ट्रू कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये इफ वाला ब्लॉक चलेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू एक भी फॉल्स हो गई तो उस केस में ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। हमने इस चीज़ के बारे में डिटेल ऑपरेटर वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका क्या, इफ एल्स कंडीशन। ये देखिए यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, एंड ऑपरेटर नहीं लगाना चाहते, तो आप इफ एल्स का यूज करते हैं, एल्सिफ का यूज कर सकते हो। बहुत सारे कंडीशन आपके पास हैं। ऐसे ही आप और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हो गए, इज एडमिन इज मैनेजर वाला हमने आपको कोड दिखाया था। तो इसको कम्प्लीटली ऐसे करिए और मैं इसको आपको दिखाता हूँ और ऑपरेटर कैसे यूज होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज मैनेजर हमने लिख दिया, और यहाँ पे इज एडमिन। तो अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ तो चल जाना चाहिए। तो जैसे इज एडमिन फॉल्स है और इज मैनेजर हमारे कोड वहाँ पे लॉगिन करने जा रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पर ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन ट्रू हो तो भी कोड चल जाए। इज मैनेजर, इसका यूज केस भी हमने देखा था। तो एक्सेस आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, एक्सेस गारंटेड, और यहाँ पे एक्सेस क्या हो जाएगा, डिनाइड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, अगर मैं इसको लिखूँ नोड index.js तो आपका ये एक्सेस गारंटेड है, क्योंकि एक भी ट्रू हुआ तो वो कोड चल जाता है। तो इफ के साथ आपने और ऑपरेटर को भी देखा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ऐसे मेरे पास नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर जैसे मैंने लेट एक इज लॉग्ड इन किया, और इसकी वैल्यू मैंने पहले से फॉल्स कर रखी है। ठीक है, फॉल्स कर रखी है, तो इफ
नॉट इज लॉग्ड इन, तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये कोड चलना चाहिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्लीज लॉग इन, ठीक है। इस लॉग्ड इन की वैल्यू पहले से फॉल्स है, अब वो ट्रू हो गई, तो ये क्या कर रहा है, प्लीज लॉग्ड इन, ठीक है। ये कोड क्या कर रहा है बेसिकली, नोड, अगर मैं इसको देखूँ index.js, ये कह रहा है प्लीज लॉग इन, मतलब कि आपका इस लॉग्ड इन की वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसको नॉट क्या कर रहा है, रिवर्स कर दे रहा है। इसकी बेसिकली नॉट जो हमारा है, नॉट इज लॉग्ड इन, ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट होकर ट्रू बन जा रहा है। तो इसीलिए ये कोड, ये इफ वाला कोड हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर मैं इसे ट्रू कर दूं तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर मैं इस चीज़ को हटाऊं तो ये वाला कोड देखना अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, नोड index.js, क्योंकि हमें पता है इफ तभी एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ पे पहले से ट्रू, ये क्या कर दे रहा है, इसको फॉल्स बना दे रहा है, ठीक है, रिवर्स कर दे रहा है। तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमारा है कि अगर मुझे हमने क्या किया है, इफ़ और एल्स कंडीशंस को अब क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। इफ़ एल्स कंडीशन को अच्छे से पढ़ लिया है, तो हमें एक रियल लॉगिन, अब हम जो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, रियल लॉगिन सिस्टम, ठीक है। रियल लॉगिन सिस्टम कैसे बनता होगा, इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए रियल लॉगिन सिस्टम में क्या होगा, हमने ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कराना है। तो हमारे पास इन्वायरमेंट है कि अगर वो ईमेल मैच कर रहा है तभी आप उसको लॉगिन डैशबोर्ड दिखाओ, नहीं तो उसको लॉगिन पेज ही दिखाना है, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। और उसको फिर हमें एक मैसेज भी दे देना है कि अगर वो ईमेल और पासवर्ड दोनों सही है तब तो वो क्या करे, हमें मैसेज देना है कि आपका ईमेल और पासवर्ड सही है और आप क्या हो गए, लॉगिन सेंड हो चुका है, रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। और अगर आप दोनों में से कोई भी गलत कर रहे हो तो आपको एक मैसेज देना चाहिए, ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, ऐसा कुछ हमें बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक लेट ईमेल में ले लेता हूं और सिंपल सा ईमेल में ले लेता हूं, ऐसे सिंपल सा मैं ले लेता हूँ akash@gmail.com, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिया और लेट पासवर्ड मैंने ले लिया, ओ बेसिकली 1 2 3 4 5 ऐसे कर लिया, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ ईमेल इक्वल टू, सबसे पहले मैं इससे चेक कर रहा हूँ, akash@gmail.com, ठीक है, इससे चेक किया। और एंड ऑपरेटर हमने लगाया, जो पासवर्ड है इक्वल टू 1 2 3 4 5 से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कोड चलना चाहिए। मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉगिन सक्सेस हो गया। अगर एल्स में क्या आएगा, एल्स में ये सब नहीं मिला तो कंसोल डॉट लॉग मैं क्या कर दूंगा, लॉगिन रॉन्ग लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रॉन्ग लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो ये एक रियल वर्ड क्या है, लॉगिन सिस्टम है। अगर उस यूजर का लॉगिन जो यूजर ने टाइप किया है वो हमारे ईमेल जो हमारा है, यूजर ये टाइप कर रहा है और ये डेटाबेस वाला ईमेल होगा। बेसिकली हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो डेटाबेस के अंदर जो ईमेल होगा वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये ईमेल जो होगा वो यहाँ वाला है और इसको कंपेयर कर रहा है ये डेटाबेस वाले ईमेल से। हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो सिंपली मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको सेम ईमेल लिया है। और पासवर्ड ये हमारा डेटाबेस के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये इस वाले पासवर्ड से कंपेयर करा रहा है। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये वाला कोड चल जाएगा लॉगिन, और अगर नहीं हुआ तो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। तो मैं इस सेव करता हूँ नोड index.js, तो अभी क्या चल जाएगा, लॉगिन सक्सेस चल जाएगा, क्योंकि ये ईमेल बिल्कुल सही है। अगर ये डेटाबेस वाला ये ईमेल था, अगर मैं इसके अंदर कोई भी गलत करता हूँ, मैंने गलत किया इस वाले ईमेल के अंदर जो यूजर डाल रहा है, तो क्या हो जाएगा, नोड index.js। तो अब आपको रॉन्ग लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ रहा है, मतलब कि अब आपका ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपने ये जो ईमेल डाला है
ये वाला जो ईमेल डाला है वो हमारे डेटाबेस वाले ईमेल से मैच नहीं कर रहा है। बेसिकली यहीं पे हमने लिखा है उससे ये मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस सिस्टम को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं फर्दर चेक करूं और अगर उसका ईमेल गलत है तो मैं केवल ईमेल का मैसेज दूं, अगर उसका पासवर्ड गलत है तो सिर्फ मैं पासवर्ड का मैसेज दूं, तो इस केस में भी आप कर सकते हो। इस केस में भी आप कर सकते हो। अगर दोनों सही हैं, एक कंडीशन आप सबसे पहले ईमेल को चेक करिए, इसके अंदर आपको एक मल्टीपल कंडीशन लगानी पड़ेगी जो अभी हम समझेंगे जब आप नेस्टेड इफ का यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रियल वर्ल्ड लॉगिन, जो लॉगिन सिस्टम का कोड है वो आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप लॉगिन सिस्टम का कोड बना सकते हैं। सिंपल सा कोड था जो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम समझते हैं नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ ये क्या होता है, इसको जरा हम समझते हैं। बेसिकली नेस्टेड इफ का काम क्या है कि अगर आप कोई कंडीशन इफ के अंदर भी एक और इफ कंडीशन लगा रहे हो, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या करता है, एक इफ कंडीशन है उसके अंदर एक और इफ कंडीशन हमने लगाया, उसी को बोलते हैं हम नेस्टेड इफ, ठीक है। तो चलिए एक वाला यही वाला सिंपल हम कोड लेते हैं और इसको नेस्टेड इफ से बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया नेट, इसी को सिंपल सा आप कॉपी कर लो, कॉपी करते हैं और इसी कोड को हम चला बनाते हैं नेस्टेड इफ की मदद से, ठीक है। लेट हमने क्या किया, एक ईमेल ले लिया और इसको चेक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, नेस्टेड इफ से बना रहा हूँ, तो सिंपल ये आपको हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे आप कर दीजिए रॉन्ग क्रेडेंशियल्स और यहाँ पे मैं एक और इफ कंडीशन। देखिए मैंने क्या कहा कि पहले आप ईमेल को चेक कर लीजिए। ईमेल को आपने चेक किया, क्या ईमेल इसके इक्वल है, अगर है इक्वल तो आप एक और कंडीशन इसके अंदर मैं अलग से लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 है, क्या पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो कंसोल डॉट लॉग और अब मैं कह रहा हूँ लॉग इन सक्सेस, लॉग इन सक्सेस। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, आप एक इफ कंडीशन आपने लगाया, उसके अंदर एक दूसरा इफ कंडीशन लगाया, इसी को हम बोलते हैं लैडर इफ, या इसको बोल सकते हैं हम नेस्टेड इफ, ठीक है। तो यही एक है क्या, नेस्टेड इफ। इफ के अंदर आप इफ लगा रहे हो, इफ के अंदर आप इफ लगा रहे हो, तो वो क्या है, एक नेस्टेड इफ है। इस केस में काम कैसे करेगा कोड, अगर मैं कंट्रोल एस करूं और यहाँ पे लिखूं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स आ रहा है, क्योंकि आपका ईमेल गलत है, इस वाले ईमेल से कंपेयर करा रहा है, तो ये वाला ईमेल इस ईमेल से इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले यही कोड आपका एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये कोड हमारा चले, अंदर का कोड कैसे चलेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब देखिए रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड आपका रॉन्ग आ रहा है, क्यों आ रहा है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या किया होगा, ये वाला कोड आया, ईमेल इतना है पासवर्ड इतना है, ये चेक किया, इफ ईमेल इक्वल टू इसके बराबर है, तो आपने देखा ये इक्वल टू इसके बराबर है, तो इसके अंदर आ गया। ये कोड अब एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई, तो इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब जब इसके अंदर आए तो फिर एक कंडीशन हमको इफ और एक कंडीशन मिल रही है, तो वो क्या चेक कर रहा है, अगर पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, बल्कि हमारे डेटाबेस के अंदर 1 2 3 4 है पासवर्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पासवर्ड गलत हो गया, तो ये वाला जब कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ का कोड तो चलेगा नहीं, तो उसके बाहर जो एल्स लगा हुआ वो कोड चल गया और आपको पासवर्ड क्या दिख रहा है, रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। अगर इसी चीज को मैं सही कर दूं तो अब आपका कोड सही बिल्कुल चलेगा, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब आपको लॉगिन सक्सेस दिखा दे रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये नेस्टेड इफ इस तरीके से काम करता है। सिंपल सा काम है कि आप इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। इस तरीके से आप काम कर सकते हो नेस्टेड इफ के साथ, ठीक है। जो बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस भी आप लगा सकते हो। मैंने आपको जो लॉजिकल ऑपरेटर के साथ हमने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिएगा आप, ये डबल कंडीशन हमने देखिए, मल्टीपल कंडीशन चेक करे थे ना, जब आप एक कंडीशन भी चेक कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन भी चेक कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ मल्टीपल कंडीशन आप चेक ही कर सकते हो।
देखिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जो आपको थोड़ा सा समझने के लिए, कि जो हमारा रियल ई कॉमर्स एग्जाम्पल है, जैसे हमारा एक्स लॉग्ड इन हो और कार्ड टोटल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारा ई कॉमर्स कैसे काम करता है। रियल ई कॉमर्स एक वेबसाइट बनाते हैं, रियल ई कॉमर्स एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। एक रियल ई कॉमर्स एग्जाम्पल से भी मैं आपको थोड़ा सा और इफ एल्स कंडीशन को, जो हमारा इफ कंडीशन है और जो लॉजिकल ऑपरेटर उसका और स्ट्रांग हो, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे मैंने लेट एक सिंपल लिया कि कार टोटल, एक कार टोटल क्या है, सिंपल मैंने लिया A1500, ठीक है। सिंपल सा काम हम कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सिंपल सा हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट इज लॉग्ड इन, हम बना रहे हैं कि उसको कूपन कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सा कंडीशन होगा उसको कूपन कार्ड मिलने का, ठीक है। और इसके बाद इज लेट कूपन अप्लाई, मैं एक कूपन अप्लाई नाम का वो लेता हूँ, कूपन अप्लाइड, ठीक है। उसकी वैल्यू मैं सबसे पहले ट्रू कर देता हूँ। ये कुछ हमने वेरिएबल बनाया कि हमारा कार्ड टोटल है, इज लॉग्ड इन है और एक कूपन अप्लाइड है। अब मैं एक कंडीशन पास करता हूँ, मुझे ये मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है? मल्टीपल। अब हमें रिक्वायरमेंट है कि जब ये तीनों चीज़ें ट्रू हों तभी हमारा डेटा क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। अगर कार्ड टोटल जीरो हो गया तो भाई इस केस में हम नहीं चलाना चाहते। जीरो क्या है, एक फॉल्स वैल्यू, तो हम ये कब चलाना चाहते हैं ये पहले डिसाइड करना है। ऐसे ही आप कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। पहले आप डिसाइड करिए ये कोड कब चलाना है, हमको कूपन वाला कोड कब चलाना है, जब कार टोटल में कुछ हो, उसके साथ साथ इज लॉग्ड इन भी ट्रू हो और जो कूपन अप्लाइड ट्रू, यानी जो जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे होगे, देखिए प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर ही कूपन अप्लाई होगा। हर प्रोडक्ट पे आप क्या होता है, कूपन नहीं होता है। तो अगर अप्लाई कूपन जो हमारा था वो ट्रू होगा तभी ये केस में चलेगा। तो सबसे पहले मैं कार्ड टोटल लिख दे रहा हूँ, सिंपल। वो कितनी वैल्यू के बराबर, मतलब मुझे चेक करना है कितने के, अगर कितने वैल्यू के मतलब ज़्यादा होगा तभी उस पर हम क्या करेंगे, कूपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल मैं चेक करना हूँ, डबल इक्वल्स टू 1000, यानी अगर 1000 से ज़्यादा का कार्ड टोटल तुमने किया है तभी आपके ऊपर क्या होगा, कूपन अप्लाई होगा, ठीक है। एंड मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या इज लॉग्ड इन है, क्योंकि भाई लॉग्ड इन होगा तभी तो मैं उसको कूपन दे पाऊंगा। एंड द थर्ड वन इज, मैं चेक कर रहा हूँ क्या कूपन अप्लाइड है उसके ऊपर। ये तीन कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करें कि हमारे कार्ड टोटल, जो यूजर ने जितना कार्ड मतलब अपने प्रोडक्ट को खरीदा जितना, क्या उसकी अमाउंट 1500 है, क्या उसका अमाउंट 1500 है, कार्ड जो टोटल है उसका अमाउंट क्या 1500 है, सॉरी 1500 है इसमें। लेकिन चेक क्या करें, हम क्राइटेरिया फिक्स कर दे रहे हैं 1000, यानी 1000 से अगर ग्रेटर देन या कम है, सॉरी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है तभी हम क्या करेंगे, कूपन देंगे उनको, ठीक है। और दूसरा हम कंडीशन चेक करें, इज लॉग्ड इन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कूपन अप्लाई। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी मैं क्या कहूँगा, कंसोल डॉट लॉग जो आपका डिस्काउंट है वो अप्लाई होगा, डिस्काउंट अप्लाई। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में चला जाएगा और कंसोल डॉट लॉग में आप जो मैसेज देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। नॉट अप्लाई, डिस्काउंट 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 नॉट अप्लाई। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर मैं नोड index.js तो आपको डिस्काउंट अप्लाई दिख रहा है। अगर मैं इसी की वैल्यू कम कर दूं, ठीक है, मैं इसको कम कर दे रहा हूँ, 200 कर दे रहा हूँ, तो इस केस में आपका एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ, हमने आपको पहले भी कहा था एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या करता है, डिस्काउंट नॉट अप्लाई, मतलब ये आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा और इस केस में ये वाला कोड आपका रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट जब आप बना रहे हो तो किसको आपको कूपन देना है, किसको आपको डिस्काउंट देना है, उसके क्राइटेरिया को फिक्स करने के लिए आप लॉजिकल के साथ साथ इफ कंडीशंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो आप यूज करते हो जब आपको स्विच, आपने देखा होगा कि स्विच केस का कब यूज होता है, जब एक वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू से कंपेयर करना होता है। मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू क्या है, बहुत सारे मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू है और एक सिंगल वैल्यू उसको हमें उसके साथ कंपेयर करना होता है। तब हम क्या करते हैं, स्विच केस का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्विच केस देखते हैं पहले, स्विच केस कैसे काम करता है, ठीक है। स्विच केस को हम समझने वाले हैं।
सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। लेट हमने क्या कहा था, एक वेरिएबल्स होता है, उसको मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू से क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे मेरे 2 आया, ठीक है, 2 हमने लिया और अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्विच केस आप चलाएंगे। स्विच केस का ये आपका क्या होता है, पहले डे को आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। स्विच केस में आप केस 1, सबसे पहले केस 1 लेते हैं, ठीक है। केस 1 क्या करेगा, बेसिकली केस 1 कुछ नहीं करने वाला, कंसोल डॉट लॉग, और क्या करेगा, हमें जैसे दूसरा डे 2 हम दे रहे हैं, तो हमें एक एग्जांपल में क्या बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं मंडे। इसको मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले इस कोड को आप समझिए। और यहाँ पे मैं ब्रेक दे रहा हूं, ब्रेक। उसके बाद मैं दूसरा केस करूंगा, दूसरे केस को सेम कॉपी करेंगे हम, कंट्रोल C एंड देन पेस्ट हियर, एंड केस 2 विल बी ट्यूसडे, आई थिंक ट्यूसडे, and after that simply copy this one, case 3, and this will be Tuesday and Wednesday, okay। and the case 4 में क्या होगा, यहाँ पे आप थर्सडे लिख सकते हो, एंड केस 5 में फ्राइडे, केस 5 फ्राइडे, और केस 6 में फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। और केस 7 में आप लिख सकते हो संडे, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज को काम करा सकते हैं, ठीक है। तो एक हमने एक स्विच केस बनाया जो बेसिकली काम कैसे कर रहा है। एक हमने क्या लिया, डे नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जो एक क्या है, वेरिएबल से उस एक फिक्स्ड वैल्यू से चेक कर रहा है। एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। ये केसेस क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। इनके साथ ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। इनके साथ क्या करने वाला है, ये कंपेयर करने वाला है। तो ये कैसे काम कर रहा होगा, पहले तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो CLS करते हैं, सॉरी CLS होगा, कंट्रोल C CLS मैंने, और यहां पर मैं इसको सेव करता हूं, नोड index.js। आपको आया सॉरी वो पिछला ही कोड आपका चल रहा है, पिछला कोड आपका चल रहा था, सेव नहीं होता, ठीक है। नोड index.js आपका क्या है, ट्यूसडे आया, क्योंकि दूसरे दिन क्या पड़ता है, ट्यूसडे ही, तो डे टू ट्यूसडे होता है। तो ये केस आपका चला, कैसे काम किया, सबसे पहले डे को किया, सबसे पहले डे को 2 दिया। अगर क्या किया, केस 1, देखिए हमें हर चीज में एक डिफॉल्ट केस भी हैंडल करना होता है। सॉरी मैंने डिफॉल्ट केस यहाँ पे हैंडल नहीं किया है, तो मुझे एक डिफॉल्ट केस भी हैंडल करना होता है। डिफॉल्ट केस हमेशा हैंडल करना पड़ता है। तो कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड दे आपका से, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड दे, इनवैलिड वैलिड दे। अगर ये डिफॉल्ट केस हम नहीं हैंडल करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस चीज का मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। अगर मैं डे की वैल्यू क्या कर दूं, 9 कर दूं, तो क्या आना चाहिए, नोड index.js। आपको क्या देगा, कुछ नहीं दे रहा है। तो इस केस में एक डिफॉल्ट केस हैंडल करना होगा कि यूजर को एक मैसेज आ जाए कि भैया आपका कोड क्या हो गया है, नोड index.js। डिफॉल्ट केस में आपका इनवैलिड डे आपको दिखाई दे, ठीक है। तो इसलिए हम डिफॉल्ट केस को लगाते हैं। अगर ये सब नहीं चलेगा, देखिए ये एल्स की तरीके से काम कर रहा है। जब आपका सारा कोड नहीं चलता तो एल्स ब्लॉक चलता है, वैसे ही इसमें अगर सारे केसेस नहीं चले तो आपको ये वाला केस, डिफॉल्ट केस तो चलेगा ही चलेगा अगर लास्ट में, ठीक है। तो वो एल्स की तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या होगा कि डे, हमने क्या किया, एक डे 2 लिया और इसकी वैल्यू सबसे पहले केस 1 से चेक की, इसके साथ कंपेयर कराएगा, क्या डे इक्वल टू 1 इस केस के बराबर है, तो ये कहेगा भाई कंसोल डॉट नहीं है, तो ये सीधा ब्रेक हो जाएगा, यानी इस लूप इससे बाहर आके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा और इसको चेक करेगा कि भैया कंसोल डॉट लॉग क्या 2 से बराबर है, तो 2 के इक्वल आए, तो ये यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन नहीं चेक करेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसको ट्रू मिल गया, नोड
index.js। तो आपको क्या ट्यूसडे दे दिया, जैसे ही उसको ट्रू मिला यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और अब बाकी की कंडीशन को नहीं चेक करेगा, क्योंकि हमको पता है जावास्क्रिप्ट एक स्मार्टली वर्क करता है। हमने आपको पढ़ाया था पिछले ही लेक्चर में कि वो किस तरीके से अगर एक कंडीशन मिल जाती तो वो आगे वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं करता। वो क्या करता है, एग्जीक्यूट ही नहीं करता। ये चीजें हमको पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या काम कर रहा है, हमारा स्विच केस काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि आप बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रहा है। बिहाइंड द सीन सबसे पहले डे इसके अंदर आ गई होगी 2, स्विच केस में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको चेक कर रहा है, केस 1 के साथ चेक करेगा, ऐसे सारे केसेस के साथ चेक करेगा, जहां ट्रू मिला वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी ब्रेक होके उस लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ब्रेक क्यों जरूरी है, देखिए विदाउट ब्रेक आप अगर कोड लिखोगे, इस चीज को हम थोड़ा सा कमेंट करते हैं और बिना ब्रेक के कम लिखते हैं, ठीक है। इस चीज को पहले कमेंट करिए और मैं बिना ब्रेक के साथ लिखता हूं। देखिए ब्रेक का क्या यूज है, यूज केस देखते हैं ब्रेक का। पहले मैंने स्विच केस बनाया और यहाँ पे डे को मैंने एक्सेस किया, ठीक है, सिंपल डे को एक्स लिया और केस 1 हम बना रहे हैं, केस 1। इस केस में हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने लिख दिया मंडे, ठीक है, मंडे पहला दिन मंडे होता है। और मैंने क्या कर दिया, वो केस नहीं लगाया, यानी जो हमारा एक सिंपल सा हमें लिखना था तो हम वहीं पे रिटर्न करा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं कि आप वो कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, क्योंकि मल्टीपल लाइन का कोड हमें नहीं लिखना है, ठीक है। अब अगर मुझे केस 2 बनाना है, सेम केस 2 बनाना है, ठीक है, केस 2 सिंपल बनाना है, केस 2। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी हमने क्या किया, वो नहीं लगाया मंडे, यहाँ ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे। तो केस 1 और केस 2 हमारे बनाया विदाउट ब्रेकिंग कंडीशन, विदाउट ब्रेक कंडीशन। तो मैं फिर से कॉपी करता हूँ इसको, और मैंने ब्रेक नहीं लगाया किसी में, ठीक है, केस 3 और ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कराऊं, तो क्या आने वाला है, देखना, नोड index.js। दिक्कत क्या होगी, देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे आ रहा है। ट्यूसडे वेडनेसडे क्यों आ रहा है, आपने पहला केस देखा, कंडीशन फॉल्स हुई, इसको वो रन ही नहीं किया, ठीक है, इस केस में नहीं गया। लेकिन केस 2 में क्या हुआ, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये इस वाले कोड को तो रन कर दिया, लेकिन उसको आगे कोई कोड नहीं दिखा, तो वो वापस से केस 3 पे भी आ गया। मतलब उसको ये कोड तो एग्जीक्यूट किया, लेकिन उसके बाद फिर ये कोड के अंदर भी आया, ये कोड के अंदर आया और फिर वेडनेसडे को भी आपको प्रिंट कर रहा है। अगर इसके आगे भी कोई भी कोड लिखे होते तो वो भी आपका रन करता, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ब्रेक कंडीशन क्या कर रहा है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाए, क्योंकि हमें एक वैल्यू को एक स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू से चेक करना है, तो अगर कंडीशन मैच कर गई तो हमें वहीं से आउटपुट रिटर्न करके और फिर उस लूप को बंद कर देना है, ताकि आगे एग्जीक्यूट ना हो। तो इसके लिए ही हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। यहाँ पे ब्रेक का यूज इसीलिए करते हैं। तो नोड index.js अगर करूँ तो अब आपको ट्यूसडे ही दिखेगा और कंडीशन क्या हो गई, ब्रेक हो गई तुरंत। तो इसीलिए ब्रेक कंडीशन का ये यूज है, ठीक है, ब्रेक कंडीशन काफी यूजफुल है, ठीक है। तो आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इस चीज को कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ब्रेक कंडीशन हमारा, और कैसे आपका स्विच केसेस काम कर रहा है। स्विच केसेस के बहुत सारे रियल यूज आप देख सकते हो, जैसे मैं एक स्विच केस का रियल यूज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए हम हमेशा रियल यूज देखेंगे, ठीक है, स्विच यूज केसेस, रियल यूज केसेस, ठीक है, कैसे हमारा रियल यूज केसेस होता है कहीं भी, तो उसको जरा समझते हैं, समझिए। चलिए सबसे पहले मान लीजिए मुझे एक बनाना है कि जो पेमेंट स्टेटस के बेस पे, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आपने देखी होगी तो वहां पे पेमेंट स्टेटस दिखाता है कि अगर पेमेंट की वैल्यू सक्सेस हुई तो हमें क्या दिखाना है, अगर पेमेंट की वैल्यू पेंडिंग है तो हमें पेमेंट पेंडिंग दिखानी है स्टेटस पे, और अगर मुझे पेमेंट फेल्ड हो गया तो पेमेंट फेल्ड दिखानी है, और डिफॉल्ट में अननोन स्टेटस या कुछ ऐसा स्टेटस दिखाना हो। तो ऐसा हमने देखा होगा। तो सबसे पहले मैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में आप देखिए इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो, पर ये एक बेटर वे है कि आप इस कंडीशन को यूज करें, ठीक है। बहुत सारे स्टेटस कंडीशन चेंज होते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो स्टेटस मैंने लिया और उसकी वैल्यू डिफॉल्ट मैंने क्या रखी है, पहले सक्सेस ही रखी है, ठीक है।
अब मुझे यूज क्या बनाना है, एक स्विच केस बनाना है, स्विच केस बनाना है। और स्विच केस में सबसे पहले मुझे एक स्टेटस को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। स्टेटस हमारे पास आ जाएगा। पहला केस क्या लेना है हमें, सक्सेस वाला, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसके केस के अंदर आएगा, देखिए इस केस के क्या अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग में कर दूंगा पेमेंट सक्सेस, ठीक है, ये कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे ब्रेक लगाना जरूरी है, क्योंकि हमें पता था ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। सेम हमें कॉपी करना है इस चीज को, कंट्रोल सी एंड देन यहीं पे हमको पेस्ट करना है, ठीक है। और एक और बार कॉपी करना है कि हमें 3 कंडीशन चेक करनी है। सक्सेस है, इसके बाद क्या चेक करना है हमें, दूसरा कंडीशन हमें चेक करना है पेंडिंग, पेंडिंग। और उस केस में पेमेंट क्या है, पेंडिंग है, ये हमें दिखाना है। तीसरा कंडीशन हम चेक करेंगे फेल्ड, फेल्ड हो गया। अगर फेल्ड हो गया तब क्या होगा, तो पेमेंट फेल्ड लिख देंगे, फेल्ड। और अगर इन सब में कोई केस नहीं चला तो उस केस में हमारा चलेगा डिफॉल्ट। तो मैं इसको हटाता हूँ, सिंपल में डिफॉल्ट लगा देता हूँ। अगर इस केस में हमारा क्या चलना चाहिए, डिफॉल्ट केस चलना चाहिए, तो कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अननोन, अननोन स्टेटस में लिख सकता हूँ, अननोन स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। इस तरीके से आपका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जो बेसिकली पेमेंट के सक्सेस के बेस पे हमारे स्टेटस को शो करा रहा है, ठीक है। अगर पेमेंट सक्सेस हुआ तो हमें ये वाला कोड एग्जीक्यूट कराना है और सक्सेस होते ही इसको ब्रेक कर देना है, आगे के कोड ना चलने पाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूँ, सेव करूँ, नोड index.js, तो आपका कोड पेमेंट सक्सेस दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमने जो स्टेटस दिया है वो सक्सेस दिया है। तो ये वाला कोड चला, फिर उसके बाद ब्रेक हो गया। अगर मैं इसको पेंडिंग दूं, पेंडिंग, तो देखना नोड index.js, तो आपको पेमेंट पेंडिंग दिखाएगा। अगर यही स्टेटस में उसको फेल्ड दे दूं तो इस केस में भी क्या दिखाएगा, ये फेल्ड दिखाएगा, ठीक है। नोड index.js, ये फेल्ड दिखाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा दूं जो उस कोई है ही नहीं स्टेटस में, तो उस केस में ये डिफॉल्ट वाला केस चलेगा, नोड index.js, तो आपको दिखाएगा अननोन स्टेटस। दिस इज द वेरी यूजफुल केस ऑफ स्विच एंड दिस इज द रियल एग्जांपल, ओके। तो रियल एग्जांपल के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि स्विच केस का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी आप बैकएंड एपीआई वगैरह पढ़ेंगे, जब आप बैकएंड पढ़ेंगे तो वहां पे इन सब का यूज ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने पिछले इफ एल्स को भी समझ लिया है, एल्सिफ को भी आपने अच्छे से समझ लिया है, और आपने किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट को भी समझा, एग्जीक्यूशन फ्लो समझा, ठीक है। तो अब कुछ हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स को भी समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ हमें देना है, तो कैसे आप करोगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक क्वेश्चन, हमें सिंपल सा एक प्रोडक्ट बनाना है। अब मुझे कि अगर देखिए मेरे पास क्या ई कॉमर्स एक प्रोडक्ट स्टॉक का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और फिर उसमें मुझे प्राइस डिस्काउंट भी कराना है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बेस पे आप क्वेश्चन करना, आप जाके जरूर गूगल पे करना कि मुझे एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट स्टॉक का ऐसे सिंपल लॉजिक बनाना है, और सिंपल उसमें प्राइस को डिक्रीज इंक्रीज कराना है। अगर स्टॉक नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, आउट ऑफ स्टॉक दिखाना है, और अगर है तो एडेड टू कार्ड वाला बटन आपको दिखाना, सॉरी बटन नहीं, अभी आप फ्रंट एंड चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो, तो इसी में सिंपल एड टू कार्ड दिखाना है। और प्राइस की वैल्यू पे आपको क्या करना है कि प्राइस को भी इंक्रीज और डिक्रीमेंट कराना है। अगर आप कोई क्वांटिटी इंक्रीज कराते हो तो आप उसको डिक्रीमेंट कराएं, सॉरी क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करके आपका टोटल प्राइस भी दिखाए। तो ये प्रोजेक्ट आप बनाना थोड़ा सा कार्ड वाला प्रोजेक्ट, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा इफ एल्स, ठीक है। तो आप जरूर उस चीज़ को बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इंटरव्यू पे जाते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इफ और एल्सिफ में डिफरेंस क्या है, ठीक है।
तो आप बता सकते हैं कि एफ ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। इफ फर्स्ट पहले कंडीशन चेक करता है, अगर वो ट्रू हो गया तो एफ वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। पर एल्स इफ तब चेक होता है जब प्रीवियस कंडीशन क्या हो जाए, प्रीवियस कंडीशन ट्रू हो, सॉरी प्रीवियस कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स। देखिए इफ कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो चेक करता है, पहला कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करता है यानी फर्स्ट कंडीशन को चेक करता है। जबकि एल्सिफ तब चेक होता है जब एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं करता, मतलब उसका पहला कंडीशन यानी उसका जो प्रीवियस कंडीशन है वो फेल हो जाए। आप यहाँ देखो ना, यहाँ आप अगर देखो एलसीपी केस में, यहाँ देखिएगा कहाँ पे हमने बनाया था, ये देखिए एल्सिफ, ये कंडीशन कब चल रही है, जैसे हमने 40 दिया तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो, यानी जब एल्सिफ का, ये एल्सिफ क्या है, ये पहला कंडीशन है इफ, और एल्सिफ दूसरा कंडीशन, उसका प्रीवियस कंडीशन जब फॉल्स हो रहा है तभी तो ना ये एफ एल्स क्या एल्सिफ क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी उसका प्रीवियस कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉल्स हो, तब एल्सिफ एग्जीक्यूट करता है, और जो हमारा इफ है वो पहला ही कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है। तो ये डिफरेंस आप बता सकते हो। क्या मल्टीपल एल्स हो सकते हैं, तो आपको बताना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने देखा था एल्स क्या है, एक डिफॉल्ट केसेस होता है, हैंडल करता है, वो मल्टीपल नहीं हो सकता। जब हमारे सारे कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे तब आपका क्या होगा, एल्स का कोड चलेगा, यानी एल्स मल्टीपल नहीं हो सकते, एल्स मल्टीपल नहीं हो सकते, ठीक है। वो केवल क्या हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, एक ही मल्टी एल्स कंडीशन हो सकता है, ठीक है। क्या एलसिफ के बिना एल्स यूज कर सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्या जो एलसिफ है हमारा, एलसिफ उसके बिना एल्स को यूज करते हैं, एल्स को यूज करते हैं, तो बिल्कुल इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमने देखा था कि आप इस बिना एल्सिफ का यूज किए भी आप इफ के साथ क्या करते हो, एल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। स्विच स्ट्रिक्ट कंपैरिजन यूज करता है, देखिए जब आप स्विच केस में थे, एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जो स्विच है क्या स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, जो आपने हमें बताया था इक्वलिटी चेक करता है। जैसे मतलब आप समझिए कि हमने बताया था आपको स्ट्रिक्ट इक्वलिटी क्या होता है, वो टाइप के साथ साथ वैल्यू को भी, यानी वैल्यू के साथ साथ टाइप को भी चेक कर सकता है। जैसे मैंने 2 डबल ट्रिपल इक्वल टू, अगर मैं 2 करूं तो ये हमेशा फॉल्स आने वाला है, फॉल्स, ठीक है। तो यही क्या है, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी है। तो क्या स्विच केस भी इसको चेक करता है, तो इसका जवाब आपको देना है बिल्कुल हाँ, आप चेक भी कर सकते हैं हाँ, ठीक है। तो इसका जवाब भी आपका हाँ है, क्योंकि हाँ आपका स्विच केस भी चेक करता है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको जरूर चेक करें कि क्या सच में दिखाता है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो आप इसके बेस पे बहुत सारे आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, और इसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।